नमस्कार साथियों। आईडी ज्ञानशाला प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। यह चैनल इस उद्देश्य से मैंने बनाया है कि इस माध्यम से आप लोग की तैयारी को एक नई धार दी जा सके, और जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन के माध्यम से लगभग सभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए और एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को देखते हुए आपके कैसे सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है एग्जाम के लिए। उस दृष्टि से आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसको एक तरीके से श्रृंखलाबद्ध माध्यम से खत्म करने के बाद हम अलग अलग विषयों पर जाएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो है पहला चैप्टर है। इसमें दो तरीके से दिया हुआ है, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, और उसके बाद कंपनी जब आगे शासन प्रत्यक्ष रूप से हो गया अंग्रेजों का, तो उस समय किस कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे। दोनों तरीके से दिया हुआ है। तो चलिए प्रश्न के माध्यम से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई, और सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश बने। तो इसमें से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी, और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। न्यायाधीश कौन बने थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने थे, और कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट क्या है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में क्या देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी 1774 में, लेकिन प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो लेमेस्टर न होकर के एलिजा इम्पे थे। ठीक, उपयुक्त व्याख्यान हमने देखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिलान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। और इधर दिया हुआ है किस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो पिट्स का भारत अधिनियम 1784 के तहत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हमने ऊपर देखा 1773 के तहत। मिशनरियों का भारत में अनुमति, तो मुझे जहां तक याद है कि 1813 होना चाहिए इसका। और गवर्नर जनरल के परिषद में जो मैकाले की नियुक्ति हुई थी तो 1833 के तहत हुई थी। तो इसमें भी बी वाला ऑप्शन दे रहा है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें से कौन सा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस डायरेक्ट मिलान है उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे किससे पड़ी थी? 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें प्रावधान किया गया था कि 1 लाख रुपया जो है शिक्षा के विस्तार के लिए दिया जाएगा। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और प्राच्य आंग्ल विवाद। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो तीनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, क्योंकि वो अपने जैसे लोगों को यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे।
1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के लिए 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन कब किया गया, तो 1823 में किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान यानी ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, यानी कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें आंग्ल और प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 35 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो उच्च शिक्षा का माध्यम किसे माना गया? अंग्रेजी को। किसने प्रस्तावित किया था? लॉर्ड मैकाले ने। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन कब किया गया? 1823 में। ठीक है। समिति में कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे, 10 यूरोपीय थे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? चाय और चीन के साथ छोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। तो कौन सा था? 1813 का अधिनियम। ठीक। इसी अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए भी ग्रांट किए गए थे प्रतिवर्ष। उसके बाद 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो अगर पूछेगा समस्त व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किए गए, तो 1833 का अधिनियम। और केवल चाय और चीन के साथ छोड़ करके बाकी समाप्त किए गए तो 1813। अगला है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का अधिनियम। अगला, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ये भी ठीक है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये तो एकदम गलत है। यह कब आया था? ये हमको लग रहा है कि जब वायसराय बनने लगे थे 1858 के समय से ही ये चीज हुई थी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। जहां जहां तीसरा काट दीजिए, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या हुआ था इसमें? चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रथा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा, तो उसमें इन सब के आधार पर अगर नहीं माना जाएगा तो भारतीयों को भी हिस्सा लेना संभव बनाया। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो किस अधिनियम? 1833 का। ठीक। अब अगला क्या है? ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। यह कौन सा था? कंपनी के अधीन। और ये क्या है? ब्रिटिश ताज के अधीन। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें।
इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई और प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो कौन कौन सा सही है? ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, पहला गलत है। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया। कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 5 सदस्य शामिल थे। और 1874 में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जोड़ा गया था। न्यूनतम सदस्य संख्या जो थी 6 थी, अधिकतम 12 थी। और इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? 7। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। अगला देखते हैं। अगला स्टार बना हुआ है, लेकिन हम देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसको पढ़ते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन को। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। कथन एक में क्या दिया गया है कि लागू किया गया था 20 जून को, जबकि 20 जून को इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी और 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में से भारतीय और यूरोपीय दोनों शामिल थे। ठीक। और यहाँ पर क्या किया गया है? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, तो 5 नहीं थी, कितनी थी? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 10 थी, सरकारी सदस्य 6 थे। अगला क्या है? 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें क्या कहा गया? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये भी गलत हो जाएगा, इस हिसाब से कोई भी सही नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? तो मार्लो मिंटे 1909, ठीक है, जिसको 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी पृथक निर्वाचन को। अगला क्वेश्चन, 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे? तो पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा, जूम कर देता हूं ताकि इसी पे एक क्वेश्चन पे आपका फोकस रहे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? कौन से न्यायालय? संघीय न्यायालय। तो ये शायद 35 के तहत की गई थी, कोई नहीं, 35 के अंतर्गत की गई थी और 37 में स्थापना हुई थी। बीएड में क्वेश्चन पूछा था शायद 2021 में कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। उसमें ये भी ऑप्शन था, एक सेकेंड, ये भी ऑप्शन था और ये भी ऑप्शन था। तो कई लोग कब की गई थी की जगह 1935 लगा के आए थे, लेकिन इसके अंतर्गत की गई थी और की कब गई थी? 1937 में की गई थी। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
यही क्वेश्चन था 1937 में, बीएड में पूछा था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? कहाँ पे? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत किया गया? राज्य में तो किया गया था 1919 के तहत, और केंद्र में कब किया गया था? 1935 के तहत। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस, यहाँ से ये भी पूछेगा ना कि राज्य में कब किया गया था, तो राज्य में 1919 और केंद्र में 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने निम्न एक सेकेंड निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली की व्यवस्था स्थापित की? 1935। ये क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट वाला। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? बिल्कुल की गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई? यह 1909 मार्लियामेंटो सुधार में की गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया? बिल्कुल किया गया था। इस हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा हमारा सही हो गया? कूट, केवल 1 और 3। ठीक, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी बात को बताया हुआ है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों की शुरुआत किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। ये स्टेटमेंट भी बना के दे सकता है, तो हमेशा इसको याद रखेंगे। विषयों के विभाजन को द्वैध शासन बोला गया था, न कि किसी अन्य को, कि कौन से विषय पर कौन नियम बना सकता है। अगला देखते हैं, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है आईएएस का। भारत सरकार अधिनियम 1919 में अगर आईएएस का क्वेश्चन है तो अन्य छोटी परीक्षाओं में, छोटी परीक्षा तो खैर कोई नहीं होती है, अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें इसको रिपीट किया जा सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों में बांट दिए गए थे। देखिए, विषयों में बांट दिए गए थे, ये पूछा था 2017 में, और इसी को क्वेश्चन में ही दे दिया गया कि विषयों में बांट दिए गए थे 1919 में। इनमें से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? आरक्षित विषय कौन से माने गए थे? 1, 3, 4, 1, 3, 4, यानी न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। जो स्थानीय प्रशासन था वो आरक्षित नहीं था, कौन सा था? ट्रांसफर्ड। एक्सप्लेनेशन देखिए। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया था, जबकि हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया था। ठीक, आरक्षित विषयों पर प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किसने की थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 ने की थी। कैसे की थी? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई थी, जिसे 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया था। ध्यातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने सी माना था, जो कि उत्तर प्रदेश में डी कर दिया था। यही वाला सही है। ठीक, क्योंकि द्वैध शासन प्रणाली यहीं से केंद्र राज्यों में शुरू हुई थी। अगला देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय किस अधिनियम के तहत बनाई गई थी? तो 1919 अधिनियम के तहत। के प्रांत में द्वैध शासन भी 1919 के तहत ही था। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका लगे हाथ। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई।
द्विसदनी, दो सदन, उच्च और निम्न वाला। ऊपरी सदन राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसे इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा प्रथम अवधि बैठक के 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार नियम 1919 की धारा इतने इतने, ये सब कोई बात नहीं है। इसमें मूलतः 144 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 100 निर्वाचित होते थे, 40 मनोनीत होते थे। और राज्य परिषद में 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित होते थे और 27 मनोनीत होते थे। ठीक, संख्या बढ़ाकर क्या की गई, इतना डीप नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? द्विसदनी विधायिका भी ऊपर हमने देखा है 1919 का अधिनियम। फिर है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये बताइए अंग्रेज जो सभी को मताधिकार नहीं दे रहे हैं, महिलाओं की स्थिति तो सबसे निम्न मानी जाती थी, तो महिलाओं को मताधिकार कैसे दे देंगे? ये संभव है? नहीं है। इस वजह से इतने से ही यह कोई स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, तो ये किया जा सकता था लालच देने के लिए। ठीक, देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी के लिए नहीं था। फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। ये भी बंटवारे की ही एक साजिश थी। अगला देखिए ROR 21 का, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, तो बात तो भैया एकदम सही है। अगला क्या स्टेटमेंट है? भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। ऐसे करते करते 1941 तक वह ऋतु आ गई थी कि भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से ज्यादा हो गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। तो पूछेगा लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। परीक्षा कब आयोजित की जाने लगी? 55 से। स्थापना कब हुई थी सिविल सेवा आयोग की? 54 में। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप, किस प्रावधान के अनुरूप? 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। तो भारत में ICS की परीक्षा किस सन से प्रारंभ हुई? 1922 से। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में हुई थी। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? एक तो 45 वाला हमको पता ही है और एक 26 वाला हुआ था। ये 37 वाला किसके तहत हुआ था? 35 के तहत हुआ था। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में 26, 1926, 1947, 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगला देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अंतिम निर्वाचन 45 में आयोजित किया गया था। और किस अधिनियम के तहत यह हुआ था? तो
19। ठीक। ओके। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 35। 35 दुब्बी वाला। इस तरीके से याद होना चाहिए तुरंत। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि राष्ट्रपति को 35 के तहत हुई थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन हो सकता है कि गवर्नर जनरल को किसके तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी? 1861 के तहत। और भारत के राष्ट्रपति को 1935। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत? 35। संवैधानिक निरंकुशता 35 रट लीजिए। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, ये स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ से स्टेटमेंट दे सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, कूट के माध्यम से बताइए। 1935 के संबंध में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तीनों सही हो जाएगा अगर ऐसा देगा तो। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें किनमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? देखिए, शक्तियों का विभाजन सी 1935। एक्सप्लेनेशन पढ़ा जाए, वही बात घुमा के होगा, रहने दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से एक जो एक्सप्लेनेशन जरूरी होगा, मैंने टिक लगा रखा होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, नहीं भी लगाया होगा तो भी बताऊंगा। निश्चिंत होकर के पढ़ते जाइए, स्पीड कम लग रही है तो चेंज कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन जितनी बार पढ़ेंगे, कान में जितनी बार जाएगा, ये आपके लिए लाभकर होगा, मेरे लिए तो है ये है। 23, निम्न में से एक भारत सरकार नियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ओ, विशेषताओं में से कौन सा नहीं था देखना है। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया था भैया, किया था। ठीक है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। अंग्रेज इतने अच्छे नहीं थे, यह गवर्नर जनरल के पास ही रहेगा। यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था, तो था ही भैया। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र स्तर पर लागू किया था, बिल्कुल। 1919 पे जो है प्रांत पे लागू हुआ था, प्रांतीय स्तर पे, और 1935 में केंद्रीय स्तर पर। याद है हम लोगों को। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन देखते ही 35 मार देना है तुरंत, संघीय व्यवस्था देखने ही 35। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ 35 देखते ही मारना है भाई। 26 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन? 35 मारो यार, सी पे मारो। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर को ब्रो, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। संघीय प्रणाली क्या थी? फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ। ठीक, अखिल भारतीय संघ या संयुक्त भारत या भारतीय परिसंघ नहीं, भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकृत किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि तो थे ही, एक संघ की योजना पर विचार तो था ही, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना, ये भी था। ये नहीं था लिखित संविधान वाला। एक्सप्लेनेशन इसका देखा जाए, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। देखिए, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। ठीक,
भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो अंग्रेजों ने किया था वो क्रिप्स मिशन के तहत किया था, 35 के तहत नहीं किया था। ओके। ओके। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। प्रांत में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। ये देखिए, ये नया चीज आप लोगों के लिए। प्रांत में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सब 35 के तहत किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से अलग हुआ था किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। बर्मा भी हमारा हिस्सा था, 35 के तहत अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था? 35 में। ठीक। कब अलग हुआ था? 35 में। चलिए, आज की अपनी ज्ञानशाला का ज्ञान यहीं पे रोकते हैं। प्रवाह ज़्यादा हो जाएगा तो सब लोग बह जाएंगे, इसीलिए लिमिट में चलेंगे, हल्का हल्का डोज लेंगे और उसको पचाते हुए चलेंगे। यह श्रृंखला अनवरत चालू रहेगी। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। एक नया प्रयास हमने शुरू किया है जिसमें आप लोगों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पहला वीडियो है, आप लोग का सुझाव लिया जाएगा। कुछ कमियां हो उसको बताइए, कुछ सुधार करना हो उसे बताइए। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा है लड़का, पता नहीं क्या करता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, आ गया है वीडियो बनाने, तो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मैं कौन हूँ क्या हूँ बताऊंगा तो पूर्वाग्रह आ जाता है। उसके बाद आप लोग को लगेगा कि अरे यार ये तो सर ठीक ही कर रहे होंगे। पहले आप लोग पसंद कीजिए, अगर पसंद आएगा बाद में परिचय वगैरह होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए।